Good morning, students. So, taking further the chapter that is accounting equation, we were already doing. We have done some 2 or 3 questions earlier. So, I guess it is difficult for you because it's a new thing you are learning in +1. So I'll try to solve each and every question in my video. So let's start with the very first question. Before starting, let me explain few things which you will keep in your mind while solving the questions. And what are those things? Let me explain first those things. Chapter is accounting equation. And we were doing the numerical part. देखो बेटा, न्यूमेरिकल पार्ट करने के लिए द फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वन एंड द सेम थिंग. ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं. मैं अगर आपको बोलूँ कि बहुत ही एक बेसिक लैंग्वेज अगर हमने यूज़ करनी है ना बेटा, तो एसेट्स का मतलब होती है योर प्रॉपर्टी और कंपनीज प्रॉपर्टी जिस पे वो अपना अधिकार जमा सके. ठीक है. और लाइबिलिटी क्या होती है? वो सारी चीज़ें जो जो कंपनी ने देनी होती है, करनी होती है. या इसको हम एक बिल्कुल हिंदी वर्ड अगर यूज़ करना है तो हम बोलेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या लाइबिलिटीज़ जो एक कंपनी को पे ऑफ करनी होती है. ठीक है. तो अब हमारी जो टर्म है वो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. इसका मतलब क्या है कि हमारी एसेट्स हमेशा हमारी कैपिटल जितनी की हमने कंपनी में इन्वेस्ट की है और हमारी जितनी लाइबिलिटीज़ हैं उनके सम के बराबर होनी चाहिए. ये इक्वेशन हमेशा ही बैलेंस्ड होनी चाहिए. ठीक है. अब एसेट्स में हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं? हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी. एसेट में या कंपनी की प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? बिल्डिंग होती है ना, फर्नीचर होता है, देन स्टॉक भी एसेट की कैटेगरी में आता है. अब स्टॉक क्या है? जब भी आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे तो उसमें वर्ड यूज़ किया जाएगा स्टॉक. ठीक है. तो अब जो भी हम स्टॉक यूज़ करते हैं उसको एसेट में क्यों लिया जाता है? क्योंकि देखो, आपने अगर कोई स्टॉक परचेज़ किया है, चाहे आपने कैश में किया हो चाहे आपने क्रेडिट में किया हो, जब भी आप कोई स्टॉक परचेज़ करते हैं तो आप क्या करेंगे? उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे. रॉ मटेरियल था, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे. और जब आप उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके उसको सेल करेंगे तब आपके पास क्या आएगी? उसके बदले इनकम, पैसा. ठीक है. इसीलिए हम इसको अपनी एसेट्स में काउंट करते हैं. क्लियर? देन इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं. एसेट्स में जनरली हम लेंगे कैश हो जाएगा एंड बैंक बैलेंस. देखो, जो आपका कैश, जो आपका बैंक बैलेंस होता है वो आप ही का होता है. उसको कोई और आपके विदाउट परमिशन यूज़ नहीं कर सकता, इसीलिए हम उसको एसेट्स में काउंट करते हैं. लेकिन अब यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होंगे. जो बैंक बैलेंस होगा या अकेला बैंक होगा वो मेरी एसेट होगी, प्लीज़ इसे याद रखेंगे. लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो वो मेरी लाइबिलिटी होती है. वो मेरी लाइबिलिटी क्यों होती है? क्यों होगी वो मेरी लाइबिलिटी? क्योंकि पहले तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग समझिए. ओवरड्राफ्ट का मतलब, सपोज आपका जो बैंक है उसमें आपके पास है 1 लाख रुपीज़, आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, लेकिन आपने थ्रू क्रेडिट कार्ड और फिर थ्रू अदर वेज आपने 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट, सपोज 1,20,000 जो है विड्रॉ कर लिया. तो जो ये एक्स्ट्रा 20,000 है, ये जो एक्स्ट्रा 20,000 है बेटा आपके पास, ये 20,000 का क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट. ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है जो आपने बैंक से निकाल ली. तो क्या अब उसको आप पे ऑफ नहीं करोगे बैंक को? बिल्कुल वापस करेंगे. इसीलिए ये लाइबिलिटी में काउंट हो जाएगा. ठीक है. क्लियर है? अब इसके बाद कुछ एक टर्म्स हैं, जैसे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. इसको एक एक करके मैं समझाती हूँ आपको. देन आउटस्टैंडिंग इनकम्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस या
प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, या इनकम जो होंगी इन एडवांस, या इसको एडवांस इनकम भी बोल सकते हैं। अब ये क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? वो एक्सपेंसेस जो आपको करने थे लेकिन आपने नहीं किए। इसका मतलब क्या है? आपने किसी को सैलरी देनी थी, आपने नहीं दी, तो इसका मतलब वो सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। अगर वो सैलरी आपने किसी को नहीं दी है, देनी ही पड़ेगी, अगर आपने उससे काम करा है आपको देनी ही पड़ेगी। तो कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है, आपको करना था आपने नहीं किया है, ऐसी अगर कंडीशन कभी भी है, तो इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होती हैं? कोई भी काम कर रहा है और नहीं किया है तो लाइबिलिटी। आपको कहीं पे भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वर्ड नज़र आएगा तो वो क्या होगा? मेरी लाइबिलिटी। देन आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब कुछ पैसा आपके पास आना है जो आपको किसी ने देना है, आपने रिसीव करना है लेकिन आप नहीं कर पाए उसको रिसीव। मान लो आपको सैलरी मिलनी है, देखो सैलरी पेड है या सैलरी रिसीव्ड है, दोनों में डिफरेंस है। सैलरी पेमेंट की बात आती है तो वो एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर सैलरी रिसीव करने की बात आती है तो वो क्या होती है? हमारी इनकम होती है। ठीक है, तो अब इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है, आपको कहीं से पैसे मिलने हैं, तो वो आपके लिए क्या होती है? एसेट। क्लियर? अगर कोई भी इनकम आउटस्टैंडिंग रहेगी तो वो आपके लिए क्या होगी? एसेट। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो मेरे लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स आपने पहले ही किसी को सैलरी दे दी या आपने पहले ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया। अगर आपने कोई भी एक्सपेंस पहले ही कर दिया होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? हमारे लिए क्या हो जाएगा? फ़ायदा हो गया ना, तो वो हमारी बन जाती है एसेट। इनकम इन एडवांस, आपने पहले ही किसी से पैसा ले लिया, आपने एडवांस में किसी से इनकम ले ली, पहले ही ले ली, आपने सैलरी ले ली, आपने वेजेस ले लिए, या आपने कंपनी सपोज आपने किसी को बिल पे किया है लेकिन आपको उसके बदले काम करके नहीं मिला है, तो ये आपके लिए देखो, अगर आपने किसी से ले लिया है तो आपकी पैसा आपके पास आ गया लेकिन पहले ही आ गया बिना काम किए, तो वो आपके लिए क्या बन जाती है? आपकी लाइबिलिटी, बिकॉज अब आपको उसके बदले काम करके देना ही होगा। क्लियर? तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये आपके माइंड में रहनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो हम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम जो है यहीं पे अराइज होती है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस इनकम्स का हमने क्या करना है, कौन सी कैटेगरी में हमने उन्हें डालना है। ठीक है, 2 मिनट आप उसको नोट डाउन कर लो, ये वाले सेक्शन को। हाँ जी, ये आपने कर लिया। अब इसके बाद जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में इन वर्ड्स को ये वर्ड्स हमें नज़र आए, जैसे पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें आपको आई गेस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, है ना, और रेंट एडवांस था। अगर आपको क्वेश्चन याद होगा तो मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, ड्यू को दूसरा वर्ड है आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है लेकिन पेमेंट नहीं हुई, मतलब आपने इंटरेस्ट देना है लेकिन दिया नहीं है, यू हैव नॉट पेड, पेमेंट नहीं की। देखो, आपको किसी को कुछ देना है, आपने नहीं दिया, दैट बिकम्स योर लाइबिलिटी। देखो यहाँ पे क्या बोला? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए क्या बन गया यहाँ पर? आपकी लाइबिलिटी। ठीक है, तो जब कभी भी एक्सपेंस आपको ऐसे नज़र आएगा तो आप क्या करेंगे? कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको नज़र आता है, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर आपको नज़र आता है, जैसे एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 3 का, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो आप क्या करेंगे? अब मैंने क्या बताया कि ये लाइबिलिटी है, तो सबसे पहले लाइबिलिटी में आप एक नया अकाउंट ऐड करेंगे, लाइबिलिटी में आप इसको ऐड करेंगे, और जितनी भी ये एक्सपेंसेस, इनकम्स,
ये जितने भी ये 4 मैंने आपको बोले हैं, इनका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है? इनका इम्पैक्ट पड़ता है कैपिटल पर। क्लियर? इनका इम्पैक्ट हमेशा कहाँ रहेगा? कैपिटल पर। तो एक इम्पैक्ट तो इसका कहाँ लगेगा? लाइबिलिटी में या एसेट्स में, जैसा उनकी जो उनका नेचर होगा उसके अकॉर्डिंगली, और दूसरा इम्पैक्ट कैपिटल में होगा। अब कैसे रखना है? अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो कैपिटल में से माइनस होगा, और अगर एसेट इंक्रीज होगी तो कैपिटल में प्लस होगा। एंड वाइस वर्सा, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है अगर तो कैपिटल में प्लस होगा, एसेट डिक्रीज होगी तो कैपिटल में से माइनस होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रख के फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी। लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास। What will be effect of the following on the accounting equation? Accounting equation में क्या impact आएगा? That means you have to prepare an accounting equation for this question. Started business with cash ₹45,000. अच्छा, अब इसको करने से पहले इसको बात को समझना है आपने कि जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है उसकी कमेंसमेंट होती है। तो जब भी कमेंसमेंट के टाइम कोई भी चीज़ लगाई जाती है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो कैश है, बैंक बैलेंस है, या आपकी स्टॉक है, कोई भी चीज़ जब कमेंसमेंट के टाइम लगाई जाएगी तो उनका जो सम अप होगा वो उसकी कैपिटल होती है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, अभी हम उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, आपके पास भी होगा। डी महापात्रा, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट इसकी बता रही हूँ। डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 एंड 1 लाख बाय चेक। डी महापात्रा ने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें कैश लगाया उसने 50,000 का और चेक दिया उसने 1 लाख। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, उसने बिजनेस स्टार्ट करते हुए कुछ और चीज़ें भी लगाई। गुड्स ₹60,000, गुड्स का मतलब होता है स्टॉक, गुड्स मीन्स स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक 60,000 का लगाया, देन मशीनरी 1 लाख की, इन फर्नीचर 50,000। तो हम क्या करेंगे, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो एसेट साइड में कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक प्लस मशीनरी प्लस फर्नीचर, इनके इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे, और इनका जो टोटल होगा 50 + 1 + 60 + 1 + 50, इनको प्लस करके जो अमाउंट आएगी, आई गेस 3 लाख की अमाउंट आएगी। ये 3 लाख की अमाउंट 3,60,000, ये 3,60,000 की जो अमाउंट होगी वो कैपिटल के नीचे हम डालेंगे। ठीक है, मैं आपको ये भी क्वेश्चन बाद में करके दिखाऊंगी। मेरे कहने का मतलब है कि कमेंसमेंट के टाइम जो भी चीज़ें आती हैं उनका सम अप कैपिटल में जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। तो बिजनेस स्टार्ट किया है विद द कैश ऑफ 45,000। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन अपनी बनानी स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया क्वेश्चन में सबसे ऊपर लिखना है आपने अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं होंगी, आप क्वेश्चन जब आप रीड करना स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी चीज़ें एसेट्स में आएगी और कितनी लाइबिलिटीज़ में आएंगी। ठीक है, तो आप उसको धीरे धीरे करना सीख जाएंगे। और एक कॉलम मैंने यहाँ पर बनाया है फॉर ट्रांजेक्शन्स, 1 कॉलम फॉर ट्रांजेक्शन्स, ये लिखी सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, देन एसेट्स, और यहाँ पर आएगी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। क्लियर, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब इसको नीचे एक और कॉलम बनाना है, रीज़न भी क्यों मेरे पास डिफरेंट एसेट्स होंगी, डिफरेंट लाइबिलिटीज़ होंगी, तो मुझे वो मेंशन करने होंगे, नाम लिखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमने रीड किया उसमें सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन में मैं लिखूंगी बिजनेस स्टार्टेड या कमेंस्ड, कितने से
क्या चीज़ लेकर आए, कैश। तो कैश एसेट है, तो सबसे पहले मैंने कैश के एसेट के कॉलम में लिखा कैश। और ये कोई भी चीज़ बिजनेस स्टार्ट करने पे क्या बनेगी, कैपिटल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल। कितनी अमाउंट थी, 45,000। चाहे आप यहाँ लिख दीजिए, चाहे नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए, बट सेम ही लाइन में आपने लिखना है, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, ठीक है। 45,000 का कैश आया, 45,000 की कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। देन ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500। अब इसको समझो, ये कंपनी है और ये है मेरा बैंक। कंपनी वाले कह रहे हैं कि एक बैंक अकाउंट खोलना है, तो वो क्या बैंक अकाउंट ओपन करने गए। आपने कभी बैंक अकाउंट ओपन करवाया तो आपको पता है क्या करते हैं। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए वी पे सम अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ से पैसा गया और एक अकाउंट आपके लिए ओपन किया गया। इसका मतलब बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपने कैश दिया, तो कैश में से डिडक्ट होगा, ठीक है। तो मैं सेकंड ट्रांजैक्शन लिखूंगी, ओपन बैंक अकाउंट, ठीक है। आपको क्लैरिटी चाहिए अपने काम में, तो ज़्यादा हॉच पॉच नहीं करने, नीट एंड क्लीन आपका काम होना चाहिए। जितना नीट एंड क्लीन रहेगा उतना आपका इफ़ेक्टिव वर्क रहेगा, ठीक है। तो अब ये हो गया मेरे पास डिपॉजिट हमने किया 4500 का। तो यानी कि यहाँ से 4500 निकले और बना क्या, बैंक अकाउंट। अच्छा, जो आपने कैश डिपॉजिट करके बैंक अकाउंट खोला वो किसका होगा, कंपनी का ही होगा ना। कंपनी पैसा दे रही, जो पैसा देता है उसी का अकाउंट होता है। तो कंपनी की ही प्रॉपर्टी बन रही है, कंपनी की ही एसेट बन रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी प्लस बैंक। तो इतनी ही अमाउंट ऑफ मनी बैंक में प्लस कर दी थी। कैपिटल पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आपने टोटल करना है। आफ्टर टू ट्रांजैक्शन यू हैव टू फाइंड आउट दी आंसर्स। तो 4500 में से 45,000 में से 4500 हमने माइनस करना है, तो इट इज़ गोइंग टू बी 40,500, ठीक है। प्लस 4500 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इसमें कुछ भी प्लस नहीं हो रहा, सेम अमाउंट ऑफ मनी। देन कैपिटल हमारा नीचे आ गया 45,000 का। तो अब टोटल चेक कर लो, 40,500 प्लस 4500 कितना होता है, 45,000, और यहाँ पे भी 45,000, ठीक है। देन थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या बोला है, बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स राम एंड सन फॉर 11,200। क्वेश्चन का में बॉट का मीन्स है परचेज, गुड्स परचेज किए, यानी कि गुड्स का मतलब स्टॉक परचेज किया गया। किससे परचेज किया, मेसर्स सन एंड कंपनी से 11,200 का। प्लीज़ आप याद रखेंगे, जब तक यहाँ पर कैश नहीं बोला गया, इट मीन्स कि आपने जो भी परचेज की है, यू हैव नॉट पेड अ सिंगल अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट। इसका मतलब ये सारा का सारा 11,200 का जो स्टॉक आया वो कैसे आया, क्रेडिट पर। गॉट इट, ये उधार पर आया। मेसर्स सन एंड कंपनी के से आपने उधार पे सामान खरीदा है, लेकिन अब खरीदा तो है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगी परचेज्ड गुड्स, ठीक है। आप साथ में लिख सकते हैं ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स दिस एंड दिस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब अगर आप कंपनी में स्टॉक खरीदा तो स्टॉक तो एटलीस्ट आया ना, एसेट तो आई है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी प्लस स्टॉक, कंपनी में स्टॉक आ गया। यही स्टॉक नीचे आ जाएगी, प्लस कितने का स्टॉक खरीदा, 11,200 का। अब अगर यहाँ पे बोला होता पेड इन कैश, तो मैं कैश में से माइनस करती, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला। तो मैं क्या करूँगी, अब किसी की पेमेंट करनी है ना, मैंने, मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो मैं यहाँ बना दूँगी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको आपने कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करना होता है। तो सेम अमाउंट ऑफ मनी आप यहाँ पर 11,200 लिखेंगे। यू आर नॉट पेइंग, इसलिए हम माइनस नहीं लगा रहे हैं, एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ऐड साइन के साथ, ठीक है। तो अब इसको आप टोटल करेंगे, यह आया 40,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200, 45,000 प्लस 11,200। टोटल अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे एंड में टोटल ज़रूर करना है हमने। ये बना मेरा 45 एंड 11 हो गया मेरे पास 56,200, ओके। तो ये आया मेरे पास 56,200
56,200 और यहाँ पर भी आया मेरा 56,200. ठीक है, तो मेरा बैलेंस इक्वल हो गया. दैट मीन्स माई आंसर इज करेक्ट. ओके, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. क्वेश्चन कर रही हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप होमवर्क करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे सभी बच्चे विद योर नेम. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर होमवर्क नाउ. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन? हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000. देखो गुड्स परचेज हो रही है, कैश में भी हो रही हैं और क्रेडिट में भी हो रही हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ जो स्टॉक है वो कितना आएगा? 5 + 2 7 आ जाएगा. ठीक है, अभी करते हुए ध्यान में रखेंगे इसको. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, कॉस्टिंग 2,400. मैंने आपको पहले ही बताया कॉस्ट जो है वो माइनस होती है अमाउंट ऑफ स्टॉक में से, और जितना कैश रिसीव हो रहा है वो कैश में प्लस होगा. जो इनका डिफरेंस होगा, इफ़ इट इज़ प्रॉफिट तो वो जाएगा कैपिटल में प्लस, इफ़ इट इज़ लॉस तो कैपिटल में से माइनस. देन रेंट पेड 1,000 है एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200. इट्स अ गुड क्वेश्चन. चलो करें. बुक्स आपके पास होंगी, तो अगर नहीं होंगी तो आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन जो है अपने पास लिख के रख सकते हैं. ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइड पे रख लेती हूँ. मेक्स मी अ बिट डिफिकल्ट. चलो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए फिर से हमारा वही फॉर्मेट रहेगा. 2 मिनट का काम होता है जिसको हमने कर लेना है. ठीक है, हम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन. ये बनाया मैंने लायबिलिटी सेक्शन, विद कैपिटल. ठीक है, यहाँ पे आ गई मेरी एसेट्स और यहाँ आएंगी ट्रांजैक्शंस. क्लियर? ट्रांजैक्शंस के लिए ज़्यादा बड़ा कॉलम नहीं मैं बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम होता है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा नज़र आ जाए अच्छे से. चलो ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है मेरी. फर्स्ट स्टेटमेंट है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000. हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ऑफ 18,000. ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग एक कॉलम और बना लें जहाँ पे हमने अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ लिखनी है. उसके नीचे ट्रांजेक्शन नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. कैश में कितना कैश है? 18,000 का कैश है. तो कैश एसेट में 18,000 और ये किस में कन्वर्ट हुआ? कैपिटल में. तो यहाँ मैंने लिखा कैपिटल ऑफ 18,000. क्लियर? कैपिटल ऑफ 18,000. देन सेकेंड ट्रांजेक्शन किस चीज़ की है? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड क्रेडिट 2,000. सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, दोनों ही लिख दिया, ऑन कैश एंड क्रेडिट. ठीक है, देखो टोटल स्टॉक ही आया है. मैंने किसी से सामान खरीदा, कुछ के पैसे दे दिए और कुछ के नहीं दिए, बट सामान तो मेरे पास आया ना बेटा, इसीलिए स्टॉक जो है टोटल लिखा जाएगा. स्टॉक कितना आया? स्टॉक के नीचे हम कितना लिखेंगे? प्लस 7,000. टोटल स्टॉक जो मैंने खरीदा है वो 5,000 प्लस 2,000 का है. अब पेमेंट कितने की मैंने? कैश कितना पे किया? 5,000 का, है ना. तो इसका मतलब 18 में से यहाँ पे माइनस होगा 5,000. 7,000 में से 5,000 पे कर दिए. अब मैंने सामान खरीदा है और 2,000 नहीं दिए, तो इसका मतलब मेरे लिए क्या क्रिएट होने वाली है? लाइबिलिटीज़. तो मैं यहाँ पे लिखूँगी क्रेडिटर्स. कितनी अमाउंट के क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे? 2,000 के. अब देखो बैलेंस हो रहा है. 7 - 5 कितना हुआ? 2. इधर 2 और उधर भी 2. बैलेंस्ड है.
टोटल करेंगे, 18 में से 5 माइनस हुआ 13,000 प्लस 7,000 कितना बना 20। 18,000 कैपिटल नीचे आई प्लस 2,000 की क्रेडिटर्स नीचे आए, 18 प्लस 2 20, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400। अब यहाँ पर थर्ड ट्रांजेक्शन में सेल हो रही है, सोल्ड गुड्स, और याद रखना है कॉस्टिंग, जो कॉस्ट दी है वो स्टॉक की अमाउंट में से माइनस होती है। ठीक है, तो माइनस 2,400 का स्टॉक मैंने सेल किया फॉर कैश, इसका मतलब 4,000 रुपये मेरे पास आ गए, उधार में नहीं बेचा है, फॉर कैश। इफ़ वर्ड कैश इज़ देयर दैट मीन्स कैश आया, इफ़ कैश पेड होगा तब भी कैश लिखा होगा, अगर कैश वर्ड लिखा है तभी कैश में प्लस या माइनस होगा। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, तो कैश 4,000 आ गया, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे हम। क्लियर, 2,400 का जो स्टॉक था वो 4,000 में सेल कर दिया। अब ये डिफरेंस कितना है मेरे पास, कितने का सामान मैंने जो है कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी जो है मैंने कमाया है, तो 1,600 की अमाउंट ऑफ मनी जो होगी मेरी प्रॉफिट में आएगी। ठीक है, 1,600 का प्रॉफिट यहाँ पे कैपिटल में, प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, आप देखते हैं 13,000 में से 4,000 13 में प्लस हुआ तो 17,000 का कैश हो गया मेरे पास। 7,000 में से 2,400 माइनस हो गया तो मेरे पास ये आया 4,600। यहाँ पर प्रॉफिट प्लस हुआ 19,600 प्लस 2,000। क्लियर, लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, रेंट पेड 1,000, इसको हम इसको पार्टीशन में करेंगे, डिविजन्स में करेंगे। रेंट पेड 1,000, पहले इतना करते हैं, रेंट पेमेंट हुई 1,000 की, तो फोर्थ में पहले लिखा मैंने रेंट पेड, पेमेंट हुई है दैट मीन्स कैश गया है, तो कैश में से 1,000 माइनस। कोई भी एक्सपेंस की पेमेंट होती है उसका कोई अकाउंट नहीं होता है, अकाउंट आउटस्टैंडिंग्स या एडवांसेस के बनते हैं। ठीक है, तो 1,000 की कैश पे हुई है तो इसकी कैपिटल में से 1,000 एक्सपेंस की वजह से कैपिटल रिड्यूस हो गई विद 1,000 अमाउंट। आगे बोला रेंट आउटस्टैंडिंग 200, अब आउटस्टैंडिंग रेंट है मतलब यू हैव टू पे मोर 200 जो आपने नहीं किया। अब इसका इम्पैक्ट यहाँ तो आएगा ही आएगा क्योंकि मेरी कैपिटल और रिड्यूस हो गई इस पेमेंट से। इसके अलावा मुझे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि मेरी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, मैंने दिए नहीं है, मुझे देने तो पड़ेंगे ही लेकिन मैंने दिए नहीं अभी, तो तुम मुझे देने हैं इसीलिए मैंने इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, 17 में से 1 गया, 16,000 का मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग रेंट भी लिख देती हूँ यहाँ पे। 16,000 का मेरे पास कैश है, 4,600 का मेरे पास स्टॉक है। यहाँ पर 19,600 में से मैं माइनस करूँगी 1,000 तो मेरे पास 18,600 हो गया, उसमें से 200 माइनस किया तो 18,400 हो गया, प्लस 2,000 की क्रेडिटर्स एंड 200 का आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, इक्वल्स करके टोटल देखते हैं, ये बना 20,600 और ये भी बना मेरा 20,600। ठीक है, इन दिस वे वी आर गोइंग टू डू ऑल दी क्वेश्चंस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनके भी सॉल्यूशंस डाल दूं और आपको रेगुलरली जो है इनको प्रैक्टिस करने में हेल्प हो। ऑल वीडियोस आई कांट अपलोड इन द क्लास ग्रुप, सो प्लीज़ आप यहाँ से सारे क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं चेक कर सकते हैं, आंसर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।